क्लास 4th इंग्लिश रीडर स्पेशल सीरीज बुक एनसीईआरटी की बुक है और इसका आज हम स्टार्ट करेंगे लेसन नंबर 1 द स्कूल क्लॉक। इसका मतलब होता है स्कूल की घड़ी। और ये जो लेसन है ये एक पोम है, मतलब एक कविता है। और इसमें इस वीडियो में हम उस पोम की रीडिंग करेंगे, उसकी मीनिंग जानेंगे और एक्सरसाइजेस भी इसकी कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 1 द स्कूल क्लॉक। आप जैसे अपने पेज नंबर 1 पे देखेंगे तो आपको इस तरह से पिक्चर दिखेगी और नीचे ये छोटी सी पोम दिखेगी जो ज़्यादा बड़ी नहीं है, ओनली 8 लाइन्स की है। तो यहाँ पर आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि टीचर स्कूल क्लॉक को दिखा रही है बच्चों को, और इसको दिखाते हुए वो कुछ पढ़ा रही है। क्या पढ़ा रही है? टाइम के बारे में पढ़ा रही है। टाइम में आवर्स होते हैं, मिनट्स होते हैं। टाइम आवर्स में बताया जाता है, मिनट्स में भी बताया जाता है, सेकेंड्स में भी बताया जाता है। आप जानते हैं आवर्स में मिनट्स होते हैं, मिनट्स में सेकेंड होते हैं। अब हम पोम को स्टार्ट करते हैं। देयर्स नीट अ लिटिल क्लॉक इन द स्कूल रूम, इट स्टैंड्स and it points to the time with its 2 little hands, and maybe like the clock keep a face clean and bright with hands ever ready to do what is right। इस पोम का मतलब ये है कि यहाँ पर एक छोटी सी साफ सुथरी, इस नीट का मतलब है साफ सुथरी क्लॉक है। इन द स्कूल रूम इट स्टैंड्स, और स्कूल के कमरे में ये टंगी हुई है। स्टैंड यानी खड़े रहना या लटकी हुई है। इस तरह से हम इसका मीनिंग निकाल सकते हैं। एंड इट पॉइंट्स टू द टाइम, ये टाइम को बताती है विथ इट्स 2 लिटिल हैंड, अपने 2 छोटे छोटे हाथों से। तो आप शुरू की 4 लाइन में देखेंगे स्टैंड्स और हैंड्स राइमिंग है, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया। उसके 2 छोटे छोटे हाथ क्या है, उसके जो 2 हैंड्स है, मिनट हैंड एंड आवर हैंड, उसी की बात हो रही है। अब आपको ये रिसेंबल करना है, ये समझना है कि जैसे उसके पास 2 हाथ है, हमारे पास भी 2 हाथ है, तो आपको कंपेयर करना है अब। एंड मे बी लाइक द क्लॉक, और हमें क्लॉक की तरह कीप अ फेस, फेस मतलब चेहरा, क्लीन यानी साफ और ब्राइट यानी चमकदार। तो जैसे ये क्लॉक का फेस मतलब जो सामने वाला हिस्सा हमें इसका दिख रहा है वो कैसा है, साफ और चमकदार है, वैसे ही हमारा फेस भी होना चाहिए। एंड हैंड्स एवर रेडी, और हाथों को हमेशा काम करने के लिए तैयार रखना चाहिए। यहाँ एवर का मतलब है, क्या मतलब है एवर का? हमेशा, ऑलवेज। टू डू व्हाट इज राइट, कि क्या सही है वो करने के लिए, ये नहीं कि कुछ भी करो, जो सही है उसे करने के लिए। तो आप यहाँ देखेंगे इस लास्ट 4 लाइन्स में ब्राइट एंड राइट की राइमिंग है। जैसे स्टैंड्स, हैंड्स, ब्राइट, राइट। रेडी का मतलब होता है तैयार रहना। तो ये है ग्लॉसरी, मीन्स यहाँ पर ये वर्ड्स है, न्यू वर्ड्स या डिफिकल्ट वर्ड्स है, इसकी मीनिंग यहाँ लिखी हुई है। नंबर 1 नीट का मतलब होता है टाइडी एंड इन ऑर्डर, केयरफुली डन और अरेंज्ड। इस नीट NEAT नीट का मतलब होता है साफ सुथरा, मीन्स टाइडी और इन ऑर्डर, मतलब जैसे कि ये देखिए बच्चा जो है कितना साफ सुथरा आया। जैसे हम स्कूल जाते हैं तो बिल्कुल साफ सुथरे होकर जाते हैं, मैम कहती है नहाकर आइए, और इसकी मेज़ भी, इसका टेबल कितना साफ सुथरा है, इसके शूज़ साफ है। तो ये टाइडी आया हुआ है बिल्कुल, और एक ऑर्डर में है, मतलब सिस्टमेटिक है। केयरफुली डन मतलब अब जल्दी जल्दी कैसे भी तैयार नहीं होके, केयरफुली मतलब सावधानी से किसी भी काम को अच्छे से साफ सफाई से करे, तो वो कहलाता है नीट। नंबर 2 स्टैंड का मतलब होता है टू बी अपराइट, मतलब सीधे खड़े होना। टू बी इन अ पर्टिकुलर कंडीशन और सिचुएशन, मीन्स किसी भी कंडीशन में, कोई एक पर्टिकुलर स्थिति में रहना। जैसे क्लॉक खड़ी हुई थी यानी खड़ा या लटका हुआ, जैसे ये अभी पर्टिकुलर पोजीशन में ही रहेगी, ये बदलेगी नहीं, यानी ये यहाँ पर स्टैंड है। फेस का मतलब होता है द फ्रंट पार्ट ऑफ द हेड बिटवीन द फोरहेड एंड द चिन, मतलब हमारे माथे और हमारी चिन के बीच का जो हिस्सा है वो क्या कहलाता है? चेहरा, मतलब फेस, ठीक है। क्लीन का मतलब होता है नॉट डर्टी, मतलब साफ, गंदा नहीं। नॉट डर्टी यानी होता है गंदा, क्लीन का मतलब होता है नॉट डर्टी।
क्योंकि क्लीन का अपोजिट होता है डर्टी। फिर ब्राइट मतलब होता है फुल ऑफ लाइट, चमकीला, प्रकाशवान, जैसे कि सूरज को हम देखते हैं हमेशा चमकता है, तारों को हम देखते हैं तो वो ब्राइट है। और कोई भी ब्राइट चीज़ें कैसी होती है, जैसे बहुत तेज कलर होते हैं, ब्राइट कलर होते हैं, वो भी चमकीले कलर होते हैं, है ना। तो कई एग्जाम्पल है ब्राइट के। एवर, एवर का मतलब होता है हमेशा, ऑल द टाइम और एवरी टाइम, ऑलवेज, हमेशा। रेडी, full prepared for what you are going to do, fully prepared for what you are going to do। रेडी का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ के लिए पूरे तरीके से तैयार होना जो कि आप करने जा रहे हैं। रेडी, जैसे हम रेस भी स्टार्ट करते हैं और हम रेडी बोलते हैं और 1 2 3 करते हैं तो आप पहले से तैयार होते हैं। बस उसी तरह से किसी भी काम को करने के लिए रेडी होना वो कहलाता है READY। रेडी मीन्स फुली प्रिपेयर्ड फॉर व्हाट यू आर गोइंग टू डू, जो आप करने जा रहे हैं उसके लिए पूरे तरीके से तैयार रहना। आगे बढ़ते हैं तो आप अपनी बुक में देखेंगे कि यहाँ आपको दिखेगा सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया का मतलब ये है कि इस कविता में, इस पोम में हमको क्या समझाया गया है, क्या बताया गया है, उसके अंदर कोई संदेश है क्या, है ना। दिस पोम डिस्क्राइब्स अ क्लॉक, द हैंड ऑफ द क्लॉक ऑलवेज मूव pointing to the right time. The clock reminds us to do our work steadily. It inspires us to do our duty cheerfully. इसका मतलब ये होता है, डिस्क्राइब का मतलब होता है कि व्याख्या करना, और पॉइंटिंग मतलब दिशा दिखाना या निर्देशित करना, और स्टीडीली मतलब हमेशा एक ही तरीके से, और इंस्पायर मतलब प्रेरणा देना, चीयरफुली का अर्थ होता है खुशी खुशी। तो इस कविता में यह संदेश है कि जिस तरह घड़ी की सुइयां हमेशा चलते रहती हैं समय बताने के लिए, उसी तरह हमें भी निरंतर अपने कार्य में मेहनत से और खुशी खुशी लगे रहना चाहिए। यहाँ लिखा है ना चीयरफुली, यानी आपकी ड्यूटी है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसको बहुत ही बर्डन समझ के, बोझ समझ के करें, उससे आप दुखी रहेंगे। यदि आप अपनी ड्यूटी को, जो कि सही काम है, जैसे यहाँ लिखा है ना वो राइट टाइम बताती है, वैसे ही आपको राइट वर्क करना है। उसके दोनों हैंड्स हमेशा चलते रहते तो आपके भी दोनों हैंड्स वर्क के लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए। तो चीयरफुली वर्क करना चाहिए मतलब मेहनत से तो करना चाहिए पर खुशी खुशी वर्क करना चाहिए। ये इस पोम का सेंट्रल आइडिया है। एक्सरसाइजेस हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइजेस में सबसे पहले हमारे पास बुक में है लिसन एंड रिपीट, सेंड, लैंड, हैंड, फेस, रेस, लेस, कीप, वीप, शीप, राइट, माइट, साइट। तो ये आपका लिसन एंड रिपीट है, बहुत इजी है। कॉम्प्रिहेंसिव, इसमें हमको करना है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो इसमें 3 ही क्वेश्चन है, इसके आपको आंसर लिखना है। क्वेश्चन 1, वेयर डज द क्लॉक इन द पोम स्टैंड। तो ये जो क्लॉक है इस पोम में, जो क्लॉक बताई गई है वो कहाँ खड़ी है, कहाँ स्टैंड है वो, तो वो है द क्लॉक स्टैंड्स ऑन द वॉल। आप ये भी लिख सकते हैं इन द ऑन द वॉल ऑफ क्लासरूम, ऑन द वॉल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज इट पॉइंट्स टू। ये क्या बताती है। इट पॉइंट डस के कारण ये हो जाएगी पॉइंट्स। जैसे देखिए यहाँ पे स्टैंड वर्ब में मैंने एस लगाया, स्टैंड्स बनाया है, डस के कारण यहाँ पर भी जब हम क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे तो डस हटाएंगे और पॉइंट हो जाएगा पॉइंट्स टू द टाइम, ये टाइम को बताती है। क्वेश्चन 3, व्हाट शुड वी डू टू लुक लाइक अ क्लॉक। हम क्या करें यदि हमको क्लॉक के जैसे दिखना है। तो वैसे तो बहुत सारी बातें बताई गई है, फिर मान लीजिए कि आपको क्लॉक का एक्ट करना है तो आप क्या करेंगे। वी शुड, वी आ गया, शुड यानी चाहिए, वो इसके बाद में आ गया, डू लगा है तो वर्ब में कोई भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। वी शुड स्प्रेड आवर हैंड्स, अपने हाथों को फैलाओ, एंड मूव एज हैंड्स ऑफ क्लॉक, एज हैंड्स ऑफ क्लॉक डज, मतलब जैसे घड़ी की सुइयाँ या घड़ी के कांटे हिलते उस तरह से आप अपने हैंड्स को घुमा सकते हैं। तो आप क्लॉक की तरह एक्ट कर सकते हैं, पर यहाँ एक्ट नहीं करना है आपको। क्लॉक से जो सीखा है उस चीज़ को अपनी लाइफ में
उसको फॉलो करना है। नेक्स्ट, चूज द, कॉम्प्रिहेंशन में ए आपने देखा था, क्वेश्चन आंसर बी है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन बिलो। मतलब ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर अल्टरनेटिव आंसर्स दिए हुए हैं और यहाँ पर एक क्वेश्चन है, उसके लिए 4 आंसर दिए गए हैं जिसमें से एक ही सही है जो आपको चूज करना है और इस प्लेस पर लिखना है। नंबर 1, द क्लॉक पॉइंट्स टू द टाइम विथ इट्स। क्लॉक टाइम को पॉइंट करती है अपने नीडल से, फिंगर से, हैंड से या एरोज से। तो वो पॉइंट करती है अपने हैंड से, तो आप यहाँ हैंड्स लिख देंगे। नंबर 2, लाइक अ क्लॉक वी शुड कीप। क्लॉक की तरह हमें भी रखना चाहिए क्या? आवर फेस क्लीन एंड ब्राइट, आवर ऑफिस क्लीन एंड टाइडी, आवर हाउस क्लीन एंड ब्राइट। वैसे तो सभी कुछ रखना चाहिए, लेकिन पोम में जो कहा गया है उसके अकॉर्डिंग आंसर होगा आवर फेस क्लीन एंड ब्राइट। इसको यहाँ पर लिख देंगे। नेक्स्ट नंबर बी का नंबर 3, ये 1 हो गया, 2 हो गया। नाउ नंबर 3, आवर हैंड शुड बी रेडी टू डू। हमारे हैंड्स हमेशा क्या करने के लिए तैयार रहना चाहिए? लाइट थिंग्स मतलब हल्की चीजें, रॉन्ग थिंग्स गलत चीजें, राइट थिंग्स सही चीजें या हैवी थिंग्स। तो हमें क्या करना चाहिए? ऑफ कोर्स राइट थिंग्स। इसको आप यहाँ लिख देंगे, स्मॉल आर लिखिएगा। लेट्स राइट, आओ लिखें। नंबर 1, कंप्लीट दीज लाइन्स ऑफ द पोम। पोम की ये जो लाइनें आधी अधूरी दी गई हैं, आपको इसको पूरी करनी है, ठीक है। देखिए इसको क्या कर रहा है, सिर्फ पोम को देखकर हमने लिख दिया है। जैसे कि मैं फिर से आपको बताती हूँ, देयर्स नीड लिटिल क्लॉक, ये फर्स्ट लाइन थी। और आप चाहें तो इस तरीके से आप पोम को देख भी सकते हैं। यहाँ क्या लिखा है, डायरेक्ट हम देख रहे हैं, सेकेंड लाइन में डैश 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 करके प्लेस छूटी हुई है और ये स्टैंड्स लिखा है ना। तो आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है। क्या लिखना है? इन द स्कूल रूम इट स्टैंड्स। फिर क्या है? एंड इट पॉइंट्स टू द टाइम, ये लिखा हुआ है। और नेक्स्ट लाइन में क्या लिखना है? विथ इट्स 2 लिटिल हैंड्स। हैंड्स ऑलरेडी लिखा था, हम फिर से नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट लाइन, एंड मे बी लाइक द क्लॉक। फिर हम क्या लिखेंगे? कीप अ फेस क्लीन एंड ब्राइट, यहाँ पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट लाइन, व्हाट हैंड्स एवर रेडी टू डू व्हाट इज राइट। ये आपका कंप्लीट हो गया। लेट्स राइट। नंबर बी, व्हाट डज द क्लॉक टीचर्स? राइट इन 5 सेंटेंसेस। ये बताइए कि क्लॉक हमें क्या सिखाती है। अभी आपने बहुत कुछ सुना, समझा, सीखा है क्लॉक से, उसी को आपको 5 वाक्यों में मतलब 5 सेंटेंसेस में लिखना है। व्हाट डज का मतलब क्या, क्या सिखाती है। आंसर, क्लॉक टीचेस अस टू, हमको सिखाती है टू कीप आवर फेस क्लीन एंड ब्राइट, ऑलवेज बी रेडी फॉर वर्क, डू आवर ड्यूटी हैप्पीली और cheerfully, work steadily, our hand should ready to do right things, keep everything neat and tidy, especially face, है ना। तो मैंने यहाँ 6 लिख दिया, आप कोई भी 5 ले सकते हैं। मतलब अपने फेस को क्लीन और ब्राइट रखना चाहिए और घड़ी की तरह, और हमेशा काम के लिए रेडी होना चाहिए। अपनी ड्यूटी को चीयरफुली या हैप्पीली मतलब खुशी खुशी करना चाहिए। और वर्क स्टीडीली मतलब हमेशा काम करना चाहिए, हमेशा काम करने के लिए हाथों को तैयार रखना चाहिए। आवर हैंड शुड रेडी टू डू राइट थिंग्स, और काम तो हमेशा करना ही चाहिए, हमेशा प्रयत्नशील रहना चाहिए, और जो भी हम करें वो सही चीज़ें करना चाहिए, और सब कुछ नीट एंड टाइडी रखना चाहिए, ठीक है। तो ये आगे हम देखते हैं। आगे है आपका लेट्स डू। नंबर 8, राइट 5 राइट थिंग्स दैट यू शुड डू। शुड मीन्स चाहिए। अब 5 राइट थिंग्स लिखिए, मतलब अच्छी बातें लिखिए जो आपको करना चाहिए। इन द क्लास, क्लासरूम में। नंबर 2, एट होम, घर में। इन मार्केट, बाजार में। और ऑन द रोड,
मतलब रोड पर। तो इसको अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। नंबर बी, मेक अ लिस्ट ऑफ द मोस्ट पंक्चुअल स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास एंड शो इट टू द क्लास। तो ये आप इस वर्क को आप कर भी सकते हैं खुद से। कैसे कि आपको ये बताना पंक्चुअल मतलब सबसे जिम्मेदार बच्चा आपकी क्लास में कौन है, उसका नाम आप लिखेंगे और अपने दोस्तों को बताएंगे। ठीक है, तो हम वापस से ए पर आ जाते हैं। आप हमें 5 ऐसी ऐसी बातें लिखनी जो हमको करना चाहिए। सबसे फर्स्ट हम लेते हैं इन द क्लास। तो नंबर ए, राइट 5 राइट थिंग्स। ये राइट अलग है और ये राइट अलग है ना। राइट 5 राइट थिंग्स दैट यू शुड डू। ये वाला राइट है लिखना और ये राइट है सही। तो सही चीजें क्या है? नंबर 1 टॉपिक है हमारा इन अ क्लासरूम, बी डिसिप्लिन्ड, वेल यूनिफॉर्म्ड, स्पीक पोलाइटली, ओबे योर टीचर्स, बी ऑन टाइम, keep your classroom neat and tidy, do not fight with classmates। तो मैंने 7 बता दिए हैं, एनी 5 आप लिख सकते हैं। डिसिप्लिन में रहना चाहिए मतलब अनुशासन में रहना चाहिए। वेल यूनिफॉर्म, क्लासरूम में बच्चे कैसे होने चाहिए? अच्छे से यूनिफॉर्म पहनकर आना चाहिए और सभी चीज़ें होनी चाहिए, बेल्ट हो, जो भी है, जिस तरीके से भी आपको स्कूल में इंस्ट्रक्ट किया गया है उस रूल्स को फॉलो करना चाहिए। स्पीक पोलाइटली, अच्छी तरह से बात करना चाहिए, विनम्रता से बात करना चाहिए सभी से। ओबे योर टीचर्स, अपने टीचर्स की आज्ञा का पालन करना चाहिए। बी ऑन टाइम, हमेशा समय पर आना चाहिए। कीप योर क्लासरूम नीट एंड टाइडी, और अपने क्लासरूम को साफ सुथरा रखना चाहिए। ये नहीं कि आपने पेंसिल शार्प की और उसको कहीं भी फेंक दिया, और पेपर कंबल किया और कहीं भी फेंक दिया। तो ये नहीं है। यदि ज़रूरी है कुछ भी निकलता है गार्बेज तो आपको उसको डस्टबिन में डालना चाहिए। डू नॉट फाइट विथ क्लासमेट्स, मतलब अपने क्लासमेट्स जो आपके क्लास में पढ़ने वाले बच्चे हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, उनसे आपको झगड़ा नहीं करना चाहिए। आगे देखते हैं। अब हमें अच्छी बातें लिखनी है एट होम। घर पर भी आपको क्या करना चाहिए? नंबर 1, शुडंट वेस्ट फूड, अर्ली टू स्लीप, early to rise, should speak politely, obey your parents, keep your house neat and tidy, do our homework at time। तो आप क्या क्या करोगे? आप बता रहे हो कि घर पर मैं खाना नहीं मुझे बर्बाद करना चाहिए, जो भी मिले उसे अच्छे से और पूरा खाना चाहिए, प्लेट में खाना नहीं छोड़ना चाहिए। और अर्ली टू स्लीप अर्ली टू राइट, मुझे क्या करना चाहिए? जल्दी सोना चाहिए जिससे कि मैं सुबह जल्दी उठ सकूं समय पर। शुड स्पीक पोलाइटली, और बहुत ही विनम्रता से, सभी से विनम्रता से बात करना चाहिए। ओबे आवर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स की आज्ञा का पालन करना चाहिए, उनका कहना मानना चाहिए। कीप आवर हाउस नीट एंड टाइडी, अपने घर को साफ सुथरा रखना चाहिए। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? अपनी चीज़ों को अरेंज रखें, आप कहीं भी कचरा ना फैलाएं, और कुछ भी गंदा दिखता है आप तो उसको आप साफ करें। डू आवर होमवर्क एट टाइम, और अपना होमवर्क टाइम पर करना चाहिए। ये हमको घर पर करना चाहिए, और कोई भी काम पेरेंट्स की परमिशन से ही करना चाहिए। नंबर 3 हमें दिया गया है इन मार्केट। मार्केट में भी आपको क्या फॉलो करना चाहिए? ऑलवेज कैरी बैग्स फ्रॉम होम, shouldn't go anywhere without your parents, should not pick anything from shop without permission, obey our parents, wait for your turn if there is crowd in shop। मार्केट में भी आपको एटिकेट्स रखने चाहिए, अच्छी बातें वहाँ भी आपको आनी चाहिए, तभी आप एक गुड बॉय या गुड गर्ल कहलाएंगे। हमेशा घर से बैग ले जाना चाहिए। ये नहीं कि पॉलीथीन बैग्स पर डिपेंड रहे कि मार्केट से हमको पॉलीथीन में तो सब्जी या कोई भी चीज़ मिल ही जाती है। नहीं, अपने घर से कपड़े का बैग ले जाना चाहिए या कोई बैग ले जाना चाहिए। शुडंट गो एनीवेयर विदाउट योर पेरेंट्स, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पेरेंट्स कहीं किसी शॉप पर खरीद रहे हैं और आपको कहीं और बिना उनसे पूछे अपनी मर्जी से आप चले गए, उनके बिना आप कहीं नहीं जाइए। शुड नॉट पिक एनीथिंग, मतलब
किसी भी शॉप से बिना पूछे, बिना परमिशन कुछ भी नहीं उठा लेना चाहिए। यदि आप उस चीज़ को खरीदना चाहते, देखना चाहते, तो फर्स्ट टेक परमिशन, देन यू कैन ऑब्जर्व इट। ओबे योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स, सबसे बड़ी बात है आप अपने पेरेंट्स का कहना मानिए। वेट फॉर योर टर्न इफ देयर इज क्राउड इन शॉप, और यदि शॉप पे बहुत भीड़ भाड़ है तो वहाँ धक्का मुक्की नहीं होनी चाहिए, आप अपनी टर्न का वेट करिए। इसके बाद लास्ट है आपके लेसन में नंबर 4, जिस पर आपको 5 लाइन लिखनी है ऑन द रोड। ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओबे आवर पेरेंट्स व्हेन वी वॉक ऑन रोड साइड, वॉक थ्रू फुटपाथ, walk left side or walk on left side of road, cross road by zebra crossing, follow traffic rules and signs and road signs। यहाँ पर क्या है कि आप रोड पर भी सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, आप बच्चे हैं, आपको पेरेंट्स को ओबे करना है। और रोड के किनारे से जब आप चलते हैं तो आपको पेरेंट्स को बिल्कुल ओबे करना है, तो हाथ पकड़ कर चलिए, जैसा कह रहे हैं आप वैसा करिए। वॉक थ्रू फुटपाथ, रोड पर से नहीं चलना चाहिए, किनारे में फुटपाथ बना हो तो उसी को यूज़ करना चाहिए। रोड पर चलने के नियम होते हैं कि हमें हमेशा लेफ्ट साइड चलना चाहिए, और क्रॉस करना हो तो ज़ीब्रा क्रॉसिंग यूज़ करना चाहिए। और आप देखेंगे कि बहुत सारे ट्रैफिक रूल्स होते हैं, यदि वहाँ पर सिग्नल हो या वहाँ पर कोई भी इंस्ट्रक्शन के लिए बोर्ड लगा हो, इस तरह से ट्रैफिक के रूल्स और रोड के साइंस बने हो, तो इनको फॉलो करना चाहिए। ये रोड पर चलने के रूल है, चाहे वॉक करें या फिर व्हीकल से जाएं, तो ये सभी रूल्स होते हैं। तो इस तरह से ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। ये अब आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा लेसन 2, स्टे टुगेदर। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।